प्यारे बच्चों, मैं एस.के. सिंह आप सभी लोगों का एक बार फिर से तपस्या एकेडमी परिवार से हार्दिक स्वागत करता हूँ। रीजनिंग की क्लास में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और नाम है डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। डाटा सफिशिएंसी का मतलब होता है आंकड़ों की पर्याप्तता। इसे हम बोलते हैं डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी में जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो ये आपसे नहीं कहेगा कि आप क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन पूछने के बाद वो इन्फॉर्मेशन देगा और पहला इन्फॉर्मेशन देगा, दूसरा देगा, या कई बार दो से ज़्यादा भी दे सकता है। नॉर्मली वो दो इन्फॉर्मेशन देता है, पहला और दूसरा। पहले इन्फॉर्मेशन में दिए गए इन्फॉर्मेशन के आधार पर पूछे गए प्रश्न के बारे में हमें बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का आंसर हम क्या पहले इन्फॉर्मेशन से दे सकते हैं। ठीक, अगर हम पहले से दे पाएंगे तो हम कहेंगे ओनली ए इज सफिशिएंट। अगर हम दूसरे से दे पाएंगे तो हम कहेंगे कि ओनली सेकेंड इज सफिशिएंट। हो सकता है कि हम दोनों से ही दे पा रहे हो, पहला भी आंसर तक पहुंच जा रहा हो, दूसरा से भी, तो हम उसके लिए तीसरा ऑप्शन चूज कर लें। हो सकता है कि ना पहला आंसर दे पा रहा हो ना दूसरा दे पा रहा हो, दोनों ही नहीं दे पा रहे हो, तो उसके लिए अगला ऑप्शन हो जाएगा। हो सकता है कि पहले और दूसरे दोनों इन्फॉर्मेशन मिलकर हमें आंसर तक पहुंचा रहे हैं, हमें आंसर नहीं निकालना है, आंसर तक हम कितनी बातों से पहुंच जाएंगे बस ये पता करना होता है। इसको बोलते हैं डाटा सफिशिएंसी। क्या डाटा सफिशिएंट है? दिए गए आंसर, दिए गए पूछे गए प्रश्न का आंसर देने के लिए। आई बात समझ में? बात समझ में रहा? जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, हमारी एक स्टूडेंट है मोनिका, जो नरेला से मुखर्जी नगर पढ़ने के लिए आती हैं। ठीक, अब मैं मोनिका से पूछता हूँ कि बता, आप लोगों से पूछता हूँ, बताइए मोनिका कितने किलोमीटर की दूरी तय करके आती है, मेरा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन ए, मोनिका आने के लिए बस का प्रयोग करती हैं। पहला इन्फॉर्मेशन है, मोनिका आने के लिए बस का प्रयोग करती हैं और बस इनको 1 घंटे में पहुंचा देती है। ठीक, दूसरा बस की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बताइए, क्या मैं पहली बात से इस प्रश्न का आंसर दे पाऊंगा या दूसरे बात से मैं आंसर दे पाऊंगा? पहले से दे देंगे। पहला क्या था? मोनिका बस से आती है और बस में 1 घंटा लगता है। तो कैसे पता चला कि यहाँ से नरेला कितना दूर है? तो ये तो दूसरे में दिया गया था ना, ये तो सेकंड इन्फॉर्मेशन में था ना। पहले इन्फॉर्मेशन में कहाँ बस की स्पीड कहाँ दी गई थी? देखो, पूछा गया मोनिका के घर से कोचिंग तपस्या एकेडमी की दूरी कितनी है। ठीक, अब हमने कहा मोनिका बस से आती है और बस इनको 1 घंटे में छोड़ती है। पहला इन्फॉर्मेशन। क्या इससे तुम इस प्रश्न का आंसर दे सकते हो? दूसरा है कि बस की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या केवल दूसरे वाले से आंसर दे सकते हो? क्योंकि दूसरे में ये कहा गया कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन टाइम डिसाइड नहीं किया गया। और अगर हम पहले में देखें तो उसमें 1 घंटे का टाइम दिया गया है और दूसरे में दिया गया स्पीड दिया गया है। आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो इसका मतलब हम दोनों ही इन्फॉर्मेशन को मिला करके इस बारे में बता सकते हैं। तो इसका मतलब हम कहेंगे पूछे गए प्रश्न का आंसर देने के लिए दोनों ही जो है डाटा जरूरी है। उसमें जो भी ऑप्शन सी या डी होगा उसको हम टिक कर देंगे। बात समझ में आया आप लोगों को कैसे करना है क्वेश्चन? इसमें हमें दूरी बतानी ही नहीं थी, हालांकि इससे आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, यही तो डाटा चेक करना होता है। समझ नहीं बात? इसमें मेनली आप देखेंगे हमने बताया था आपको कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, ठीक है, कैलेंडर वगैरह। इस तरह से रीजनिंग के किसी भी टॉपिक से इसमें क्वेश्चन बन सकता है। समझ में? क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो यह आपके पूरे रीजनिंग का एक तरह से चेक भी हो जाता है कि अच्छा आपने ठीक से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। समझ में आ रही बात? तो आइए हम इसके कुछ क्वेश्चन को लेते हैं और इस पर हम लोग 1 बाय 1 इस पर डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। चलते हैं गूगल की तरफ, देखते हैं गूगल क्या करते हैं। और ये ऐसा टॉपिक है ना बच्चों, कुछ एग्जामों में यह मैथ से भी क्वेश्चन बना देते हैं। प्रोसीजर सबका सेम ही होता है, कुछ एग्जाम में मैथ से भी क्वेश्चन बना देते हैं। तो इसलिए ये चैप्टर वही लोग कर सकते हैं जो जो ठीक से चीज़ों को पढ़ते हैं
ठीक है, जो लोग ठीक से चीज़ों को पढ़ते हैं। आइए देखिए, अब इसमें ना यहाँ पर ना देखिए आपके पास ABCD करके ऑप्शन दिया है, एक तरफ पढ़िए कि क्या दिया गया। इंस्ट्रक्शन है दिए गए क्वेश्चन के लिए, शुरू में दे दिया गया। आप ए ऑप्शन चूज कर सकते हैं, बी चूज कर सकते हैं, सी चूज कर सकते हैं, डी और ई चूज कर सकते हैं। ए क्या कहता है? स्टेटमेंट वन अलोन, अगर केवल पहले से हम आंसर तक जाएं, दूसरे से नहीं जा सकते। दूसरा क्या रहा? केवल दूसरे से जा सकते हैं, पहले का कोई रोल ना हो। तीसरा क्या कहता है? इफ द डाटा इधर इन स्टेटमेंट वन एलोन आर इन सेकेंड, मतलब हम दोनों से अलग अलग भी आंसर तक जा सकते हैं। चौथा क्या कह रहा है? इफ द डाटा गिवन बोथ फर्स्ट एंड से टुगेदर, अगर हम पहले और दूसरे को एक साथ, आर नॉट सफिशियंट, अगर हम दोनों मिला के भी आंसर तक नहीं पहुंच पाए। और पांचवा क्या है? अगर दोनों साथ में मिलके, देखो स्टेटमेंट वन एंड टू टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। समझिए, 5 हो गया। केवल पहले से आंसर दे पाए, दूसरे से नहीं। केवल दूसरे से दे पाए, पहले से नहीं। ठीक है, दोनों से अलग अलग दे सकते हैं, ऑप्शन सी। ठीक, दोनों से नहीं दे सकते हैं मिला के, तो ऑप्शन डी। और दोनों से मिला के दे देंगे तो ऑप्शन ई। इस तरह से हमें पहले पता है कि हमारा आंसर ABCD में बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज राहुल बॉर्न? राहुल किस साल पैदा हुआ था? बताओ, बताइए दीजिए जी, राहुल किस साल पैदा हुआ? तो इसके लिए हम पहला चीज पूछेंगे। इसमें देखो पहला और दूसरा, और इस तरह से राहुल इज प्रेजेंट इज 25 ईयर यंगर देन हिज मदर, अपनी माँ से 25 साल बड़ा है, छोटा है। ठीक है, माँ से 25 साल कैसे बड़ा हो सकता है? संभव ही गलत हो जाए। तो अपने माँ से 25 साल छोटा है। अब अगर ये पता चले कि माँ किस साल हुई थी, तो माँ की एज से हम कर सकते, लेकिन केवल पहले इन्फॉर्मेशन से तुम बता ही नहीं सकते ना। दूसरा क्या कह रहा है? राहुल ब्रदर हु वाज बॉर्न इन 1964 इज 35 ईयर यंगर टू हिज मदर। अब सुन लो, अब राहुल का जो ब्रदर है उसके बारे में बताया है, और ये दिया गया है कि भाई ये जो उसका ब्रदर है वो 1964 में पैदा हुआ है, और ये 35 ईयर जो है उससे क्या है, छोटा है। तो हम एक बात बताओ, यहाँ से माँ का पता कर सकते हैं और माँ से कहाँ तक जा सकते हैं? तो क्या हम इस क्वेश्चन के लिए दोनों हमें यूज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? देखो, भाई का पता है, भाई से माँ तक चले जाएंगे। भाई का ईयर पता है, तो हम भाई के ईयर से कहाँ तक पहुँच जाएंगे? माँ के पास पहुँच जाएंगे, और माँ से क्या हो जाएगा फिर वापस जो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ट्रैक भी कर सकते हैं कि अगर ये 25 साल माँ से छोटा है और ये 35 साल छोटा है, तो देखो ये जो है इसमें इनके एज में कितने साल गैप होगा? 10 साल गैप होगा। 10 साल गैप होगा, तो हम उसके आधार पर डायरेक्ट ही यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि माँ तो कॉमन हो गई। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ABCD में से कौन सा आपको लग रहा है कौन सा होगा? हमें आंसर तक नहीं जाना, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि मैं आंसर तक जाना ही नहीं है, बस हमें ये पता करना है कि हम कौन सा पहले से या दूसरे से या दोनों से हम आंसर दे पाएंगे। आपको क्या लग रहा है? दोनों ही है ना? तो दोनों के लिए देखो ऑप्शन है बोथ 1 एंड 2 सफिशिएंट, इस पर टिक करूँ, या कोई बदलना चाहता तो अभी बदल सकता अपना आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है फिर। ये इसका सही आंसर आई बात समझ में? देखो 10 साल का गैप है, और हम पता कर सकते हैं कि वो 1954 में हुआ होगा, क्योंकि अपने भाई से 10 साल तो बड़ा ही है ना? चलो, उसकी हमें वो नहीं पता करना था, बस हमें सफिशिएंसी देखनी होती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट वुड बी द टोटल वेट ऑफ 10 पोल ईच ऑफ द सेम वेट? बताओ, 10 पोल हैं, उन 10 पोल का वेट कितना होगा? ठीक है, जबकि सबका वेट सेम सेम है, इक्वल वेट है। बताओ क्या करेंगे आप लोग? पहला, 1/4 ऑफ द वेट ऑफ ईच पोल इज 5 किलोग्राम। मतलब अगर हम पोल का 1/4 करते हैं तो उसका वजन है 5 किलोग्राम। तो इसे हम पूरे पोल का पता कर लेंगे। पूरे पोल का पता कर लेंगे तो हम ये पता कर लेंगे, एक पोल का पता हो गया, फिर जितने पोल है सबका निकाल सकते हैं। तो हमें तो लग रहा है कि हम पहले से टोटल वेट ऑफ द 3 पोल्स इज 30 किलोग्राम मोर देन द टोटल ऑफ द 2 पोल्स। ये भी है, इसे पता कर लोगे। 3 का जो वेट है वह 2 के वेट से 20 किलोग्राम ज़्यादा है। तो 3 का पता है और 2 से अगर 20 ज़्यादा, तो हमें पता चल गया एक पोल का है। तो हम पहले से भी आंसर पर जा सकते हैं और दूसरे से भी जा सकते हैं। जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? किसी चीज़ का अगर 1/4 पता होगा तो हम पूरे के बारे में उसका 4 गुना करके पता कर लेंगे। किसी चीज़ में 3 चीज़ों में से 2 चीज़ माइनस करके दिया गया, नहीं एक चीज़ का दिया है, वहाँ से पता चल जाएगा। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? सी क्या कहता है? इधर फर्स्ट और सेकेंड ना। तो हम इसमें सी ऑप्शन पर टिक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आंसर क्या करता है। अभी समझ में आया कि डाटा सफिशिएंसी क्या करना है? बस मैं फटफट आपको क्वेश्चन दिखाता जाऊंगा, और आप लोगों को क्या करना है ना बेटा, बस आंसर मुझे बताते चलना है कि कौन सा होगा। चलो, अब मैं नहीं बनाऊंगा, अब आपको बनाना है, क्योंकि आपने रीजनिंग तो पढ़ाई है। सुनाइए, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज एम हैव? एम के पास कितने बच्चे हैं? एच इज द ओनली डॉटर ऑफ एक्स हु इज द वाइफ ऑफ
के एंड जे आर द ब्रदर्स ऑफ एम। बताओ भाई, जो आप लोग बोलेंगे मैं वही ट्रिक कर दूंगा, फिर मैं देखता हूँ कितने लोग सही बता रहे हैं कितने लोग। क्वेश्चन है हाउ मेनी चिल्ड्रन डज एम हैव, एम के पास कितने बच्चे हैं। एच इज द ओनली डॉटर ऑफ एक्स, जो एच जो है पुत्री एक्स की, हु इज वाइफ ऑफ एम। ठीक है, एच इज द ओनली डॉटर ऑफ एक्स, एच जो है एक्स की पुत्री है और जो वाइफ है एम की। ठीक है, के एंड जेड आर द ब्रदर ऑफ एम। ठीक है, बताओ। हाँ, ए कंफर्म। और कोई? कितने लोगों का आंसर ए है, हाथ उठाइए। बड़ी मेहनत की आप लोगों ने, अब हाथ नीचे कर लीजिए। वन के अलावा कितने लोगों का आंसर इसमें डी है। डी तक तो आप लोग वही, वन से ही हो जाएगा काम। देखते हैं, वन से ही काम चल जाएगा, आपका काम तो वन से ही चला जाएगा ना। तो फिर डी क्यों सही हुआ? हाँ मैंने सुना था, आपके सुन के तो मैंने ट्रिक किया था। देखो इसमें ये पता चला कि एच जो है वह बेटी है, और वनली बेटी का मतलब केवल एक बेटी। मैंने आपको इस चीज बताया था जब ब्लड डिफरेंस पढ़ाया था, तो साफ साफ बोली बेटा जब वनली डॉटर आएगा ना तो इससे ये पता चलता है कि लड़की एक है, वनली सन आएगा तो लड़का एक है, वनली वन आएगा तो जो भी है बस एक है। तो जैसे यहाँ पे वनली डॉटर कह रहा है ना, तो सन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, क्योंकि वो सब सेकंड के लिए आता है, आपको पढ़ाया था सिटिंग अरेंजमेंट में। तो आपको ये पता चल गया कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है जिनके एक बेटी तो है, बेटी अब नहीं ज्यादा हो सकती लेकिन बेटा भी तो हो सकता है। और जब पूछ रहा है देखो क्वेश्चन क्या, चिल्ड्रन का मतलब बच्चे, बच्चे का मतलब क्या होता है, लड़का लड़की दोनों ही बच्चे में आता है। तो क्या हम पहले इन्फॉर्मेशन से ये जज कर पा रहे हैं कि उसके कुल कितने बच्चे हो सकते हैं? अगर ओनली वन चिल्ड्रन कर देता तो बात ही खत्म हो जाती। और दूसरे में एम के भाई के बारे में, हमें उसके भाई के बारे में तो कुछ पता करना नहीं है, तो दूसरा तो हमारे लिए वैसे ही जो है यूजलेस है। समझ में आ रही बात? तो हम पहले से आंसर तक नहीं पहुंच पाए, और हम दूसरे से तो जा ही नहीं सकते हैं, तो दोनों मिला के भी हम आंसर तक नहीं जा पा रहे हैं। तो देखो नीदर वन नॉट टू सफिशियंट, इसलिए इसका आंसर डी होगा। और आप लोग सोचे कि अच्छा यही तो पता चल रहा है, मार दो टिक कर दो वन, और हो गया गलत। बस इतनी सी गलती से सिलेक्शन मिलता है और नहीं मिलता है। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोगों को बस ऑब्जर्व करना है, समझो। सिलेक्शन होना 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 छोटी छोटी बातों पे ही निर्भर करता है, इसलिए जो चीज़ पढ़ो ठीक से पढ़ के चलो बेटा। चलिए, हाउ मच वाज द टोटल सेल ऑफ द कंपनी, कंपनी का बताओ पूरा सेल कितना है। इस चीज़ को पता नहीं करना है, बस पता करने के लिए कौन सा डाटा हमारे लिए उपयोगी। द कंपनी सोल्ड 8000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए ईच ऑफ द ₹25। कंपनी ने कुल जो है, कंपनी सोल्ड 8000 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, उसने अपने 8000 प्रोडक्ट बेचे हैं और एक कॉस्टिंग ऑफ इच 25 रुपये है। द कंपनी हैज नो अदर प्रोडक्ट लाइन, उसके पास, कंपनी के पास और कोई प्रोडक्ट लाइन नहीं है। ये है ए प्रोडक्ट। देखो पहले में कह रहा है कि ए प्रोडक्ट बेच रहा है, 8000 उसकी कॉपी जा रही है, एक 25 रुपये का है, इन्फॉर्मेशन पहला हो गया। दूसरा कह रहा है कि कंपनी के पास और कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो बताओ पहले से आंसर दिया जाए या दूसरे से, या दोनों मिला के, या दोनों मिला के भी नहीं? हाँ बोलो, पुष्कर जी। दोनों से मतलब हम इस पे करें बहुत। अच्छा दूसरे की क्या जरूरत है, हमें पहले से नहीं पता चल जा रहा, 8000 इंटू 25। हाँ वही तो, देखो कंपनी में यहाँ पर ये प्रोडक्ट ए के बारे में जानकारी दे रहा है, इसका मतलब कंपनी के पास बी सी डी प्रोडक्ट भी तो हो सकते हैं। तो हमें तो अभी हम उस प्रोडक्ट को भी जानने की कोशिश करेंगे। आगे वाली लाइन में कहा कि नहीं कंपनी के पास और कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो दोनों की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो आंसर क्या होना चाहिए बताओ, आई बस समझ में। देखिए इधर, नेक्स्ट बताइए। द लास्ट संडे ऑफ द मार्च 2006 फेल ऑन विच डेट, बताओ बेटा, बताइए। द लास्ट संडे ऑफ मार्च 2000 fell on which date? The first Sunday of the month fell on the 5th। ठीक है,
द लास्ट डे ऑफ द मंथ वाज फ्राइडे। ऑप्शन सी। लीजा जी बताना चाहते हैं कुछ, लीजा जी बताइए। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए जो 2006 वर्ष 2006 चल रहा है, तो वह मार्च का महीना है, उस मार्च के महीने में जो हमारा लास्ट संडे है वो उस दिन डेट पता करनी है कि जो है कौन से दिन में उसका लास्ट संडे पड़ा है। अंतिम वाला ये कर रहा है कि देखो जो, वैसे आपको पता होना चाहिए कि मार्च का महीना ऑलवेज 31 का होता है। फरवरी का एक महीना होता है जो डोमिनेट करता है 28 या 29 में ड्यू टू लीप ईयर, लेकिन मार्च का महीना हमेशा 31 का होता है। और सभी महीनों के फिक्स होते हैं, 7 महीने ऐसे होते हैं जो 31 के होते हैं, 4 महीने 30 के होते हैं, फरवरी 28 या 29 में लाइज करता है। तो जो अगर 31 का है और 31 को अगर फ्राइडे है, तो अब आपको पता चल ही गया होगा, हम इसके आधार पर ये पता कर पाएंगे कि भाई 5 दिन पीछे चले जाएंगे और पता कर लेंगे कौन से दिन पे संडे है। तो इससे पता चल जाएगा द फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ ऑन द 5th, अगर पहला वाला 5 को होगा तो उसमें हम साथ 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 ऐड करके आखिरी पे भी पहुंच जाएंगे। तो ये दोनों ही हमें पहुंचा दे रहा है कि नहीं पहुंचा दे रहा है आंसर तक। तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो, कौन सा? सी। हम पहले से भी जा सकते हैं आंसर पर और दूसरे से भी जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको खुद करना है, ठीक है। आइए देखिए, सेम ऐसे क्वेश्चन है और ये कोडिंग टू कोडिंग का क्वेश्चन है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द कोड फॉर स्काई इन द कोड लैंग्वेज। आपको स्काई का कोड लैंग्वेज बताना है, तो क्या आप पहले से बताएंगे, दूसरे से बताएंगे, क्या करेंगे? कोडिंग टू कोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, आप आसानी से इसको बता सकते हैं। कौन बताएगा? कोडिंग टू कोडिंग का क्वेश्चन है, बताइए। आइए जल्दी आइए। व्हाट इज द कोड ऑफ फॉर स्काई इन द कोड ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। चलो एक बार फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द कोड फॉर स्काई। अब कोडिंग डिकोडिंग आ गया ना, मैंने बताया था ना, इसमें 2-3 टॉपिक बड़ा रोल इंपॉर्टेंट करते हैं। कैलेंडर आपने देख ही लिया, ठीक है, ब्लड रिलेशन आपने देख ही लिया, कोडिंग डिकोडिंग देख लीजिए, आगे डायरेक्शन टेस्ट का भी क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ये सब टॉपिक हैं जो इसमें डोमिनेट करते हैं। बताओ भाई, द इन द कोड लैंग्वेज स्काई इज क्लियर is written as D Rafa, and in the same language make it clear is written as Degajo। बताइए। हाँ Degajo, देखिए यहाँ पर, बताइए। हम्म डी का मतलब नीदर वन नॉर सेकेंड, कन्फर्म पता चल रहा है, क्योंकि देखो इन तीनों में से जंबल फॉर्म होते हैं, तो स्काई का कोड इनमें से कोई भी हो सकता है। अच्छा यहाँ अगर स्काई कॉमन होता है, ये दोनों वर्ड यहाँ पे मिलते हैं, तो हम पता कर सकते हैं, हम केवल क्लियर के बारे में बता सकते हैं, तो क्लियर कॉमन है और उसका कोड डी है, तो हम स्काई के बारे में तो बता ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, नीदर वन नॉर सेकेंड। अब देख रहे हैं, अगर आपने पहले ठीक से पढ़ाई किया है तो ये वाला टॉपिक अपने आप ही बन रहा है, और हमें आंसर नहीं निकाला, बस हम ये देखना है कि इतनी बात हमारे आंसर के लिए जरूरी है। ठीक, अब आगे देखते हैं भैया, देखिए ध्यान से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन पी एंड क्यू इन ए रो ऑफ चिल्ड्रन। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन पी एंड क्यू इन ए रो ऑफ चिल्ड्रन, ये है मामला। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन पी एंड क्यू इन ए रो ऑफ चिल्ड्रन, मतलब पी और क्यू के बीच में कितने बच्चे हैं। पी इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द रो, ठीक है। क्यू इज इन द मिडिल and there is the 10 children towards the right, ठीक है। क्या लग रहा है आप लोगों को, बताइए भाई, ये कर दें, दोनों मिला के हम बता पाएंगे ना।
एक पी की पोजीशन डिसाइड कर रहा है और एक जो है क्यू की, और ये भी पता चल रहा है कि वो बीच में बैठा हुआ है। तो इस तरह से हम टोटल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे, पी और क्यू को हटा देंगे और आसानी से पता कर लेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, दोनों मिल करके? ठीक है, अगले क्वेश्चन में कर देते हैं गलत। हाउ इज टी रिलेटेड टू के, बताइए जल्दी बताइए। आ गया ना ब्लड रिलेशन। आर इज सिस्टर ऑफ जे एंड मैरिड विथ टीज ब्रदर एल हु इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। के इज द ओनली डॉटर ऑफ एल एंड जे। बताइए, दोनों सफिशियंट है, कौन सा? ई। तब आप लोग इसका मतलब डाटा सफिशियंसी में जो है एक्सपर्ट हो गए। अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से। ई ना, कभी भी खुशी जो कहेंगे वो गलत नहीं हो सकता। डायलॉग तो सुनो, डायलॉग एकदम भरकम भारी भरकम होता है। तो मैंने तो कहा था कि जो आप कहेंगे वो कभी गलत नहीं हो सकता, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। चलो भैया देख लीजिए। सेकेंड एलोन सफिशियंट। देखो अब सुनो ध्यान से। हाउ इज जे रिलेटेड टू पी। जे का पी से रिश्ता में चाहिए। पी क्या है? पी इज द मदर, मम्मी है किसकी? पी द मदर इज मैरिड टू जे, ठीक है, जेज हस्बैंड, ठीक है, हु हैज वन सन एंड टू डॉटर्स। तो देखो यहाँ पर दोनों, यहाँ पर जो रिश्ता है पी और जे के बीच का दिया गया है, तो हम आसानी से इसे बता पाएंगे। पहले वाले से क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि देखो पी का तो जिक्र है लेकिन इसमें जे का कोई जिक्र नहीं है, तो इसीलिए हम इसे केवल हम सेकेंड से ही बता पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट बताओ, जल्दी बताओ जल्दी, फास्ट फास्ट बताओ, इतना टाइम लगाने क्या फायदा है। देखो रीजन दैट, देखो ना एक्स और वाई आया हुआ है, इसमें भी एक्स और वाई का जिक्र हो गया, इसमें भी एक्स वाई का जिक्र हो गया, तो आसानी से बता दोगे। वही तो कह रहा हूँ, जैसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना फिर तुरंत तुम्हें पता चलने लगेगा। देखो आ गया ना डायरेक्शन टेस्ट से क्वेश्चन। अब बताओ जल्दी से इसका आंसर। हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ पी, who is the who the who is to the immediate right of P among 5% PQRS and T facing north। बताओ, बोलो, जो कहेंगे असत्य कहेंगे। हाँ देखो, हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ पी, पी के राइट में कौन है इनमें से, ठीक है। आर इज थर्ड लेफ्ट ऑफ क्यू एंड पी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, इससे भी नहीं पता चल पाएगा, ठीक। क्यू इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, हु इज द सेकेंड राइट ऑफ पी। बताओ क्या लग रहा है आपको? क्या? या तो आंसर में दो ही हो सकता है, या तो दोनों मिलके होंगे या दोनों मिलके नहीं होंगे। आपको क्या लग रहा है? पहला दूसरा तो दोनों गलत है, देखो।
आई होप कि अब आवाज़ आ रही होगी। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे डाटा सफिशियंसी, और डाटा सफिशियंसी में हम लोग डाटा सफिशियंसी पढ़ रहे थे। और डाटा सफिशियंसी में हमने देखा कि केवल पहले डाटा से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, दूसरे से भी केवल पहुंच सकते हैं। तीसरा इसमें था कि या तो हम पहले या दूसरे से पहुंच सकते हैं। चौथा था कि हम ना पहले से ना दूसरे से पहुंच पा रहे। और पांचवा ये था कि हम दोनों मिल करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आइए हम लोग इस पर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इसमें बस हमें प्रैक्टिस भी तो करना है। चलिए, ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर देयर इन ए रो ऑफ द चिल्ड्रेन फेसिंग नॉर्थ? चलो बताओ भाई, एक रो में कितने लोग बैठे हुए हैं नॉर्थ की तरफ मुंह करके, ये आपको पता करना है। क्या हुआ? रैंकिंग टेस्ट पढ़ाए होंगे ना आप लोगों को, तो उसी से तो है जुड़ा हुआ। लीजा, क्या प्रॉब्लम चल रही है? कुछ तो हुआ है। क्या बम फूट गया? अब किसने फोड़ा? जल्दी बताओ, फिर मैं देखता हूँ कि आंसर का पता करने के लिए डाटा कौन सफिशियंट है। रुको रुको रुको, ये पुष्कर नहीं फोड़ा होगा? पुष्कर नहीं बम फोड़ा होगा ना? बताओ पुष्कर क्या होगा? चलो यहाँ पर देखो बेटा। अच्छा, इसमें बताओ कौन सा होगा? आप लोग रैंकिंग टेस्ट में कि अगर हमसे ये पूछा गया है कि एक पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं, और कोई भी एक पोजीशन अपने आप को अगर दोनों किनारों से बता दे, दोनों एंड से बता दे, तो हमारा आंसर बता सकते हैं ना। आपको पता होगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन से। और मुझे लग रहा है कि दोनों ही आंसर हमें इस तरह तक पहुंचा पा रहे हैं। तो हमारे लिए जो है क्या होगा बताइए? इधर फर्स्ट और सेकंड आर सफिशियंट। अगर आप लोग पढ़े हैं रैंकिंग टेस्ट तो ये पढ़ के आप जान जाएंगे क्वेश्चन। बताइए। अच्छा देखो, ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैं इतने सारे क्वेश्चन के आंसर रट के बैठ, किसी के लिए भी संभव नहीं है। लेकिन क्वेश्चन की अगर हमारे अंदर समझ है तो हम इसके आंसर तक जा सकते हैं। तो रैंकिंग टेस्ट तो आपने पढ़ाई होगा ना? पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? तो बस उसी का क्वेश्चन है। अब इसी से पता भी चल जाएगा आप लोगों को कि आप लोगों ने रीजनिंग ठीक से पढ़ी कि नहीं पढ़ी है। बताओ, टाउन में कितने डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं? पता करो। पहला क्या है? देयर इज वन डॉक्टर पर 700 रेजिडेंट। हर 700 लोगों पर, हर 700 लोगों पर एक डॉक्टर बैठे हुए हैं। इससे तो पता नहीं चलेगा। देयर आर द 16 वार्ड फ्रॉम ईच वार्ड हैविंग एज मेनी डॉक्टर एज द नंबर ऑफ वार्ड। ठीक है, देयर आर द 16 वार्ड, 16 वार्ड हैं, और ईच वार्ड में हैविंग मेनी डॉक्टर एज नंबर ऑफ वार्ड। क्या लग रहा है आप लोगों को? हुँ? क्या लग रहा है आप लोगों को? सही आंसर क्या होगा? लीजिए, क्या बता रहे हैं? 16 वार्ड थे, सब में 16 डॉक्टर थे, तो हो गया ना बात खत्म। पहले से कैसे पता चल पाएगा? क्योंकि पॉपुलेशन आपने कोई जिक्र ही नहीं किया है। बताइए। ऑन विच ऑफ द वीक वाज बर्थडे ऑफ साहिल? साहिल का बर्थडे जो है, बताइए। हाउ मेनी पेज ऑफ द बुक एक्स डिड द रॉबर्ट रीड ऑन संडे? बताइए भाई। अपना अपना आंसर बताते रहिए, तो आप लोगों को बताना वाला टॉपिक है ना, इसमें आप, मेरी जरूरत नहीं है। बस आप लोग देखिए कि डाटा सफिशियंट, आराम से बैठो बेटा। डाटा सफिशियंट है या नहीं? सही है, सफिशियंट है। ध्यान से बताइए। बोलो, क्या लग रहा है? कैसे पता चला इसे? देखो, द बुक ऑफ द 300 पेज, एक बुक में कितने पेज हैं? 300 पेज हैं। आउट ऑफ विच 2/3, उसमें से जो 2/3 है, मतलब दो हिस्सा 200, 2/3 का मतलब क्या हो गया भाई? 300 का अगर हम 200
2/3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। वर रीड बाय हिम बिफोर संडे, उसने संडे के पहले जो है क्या कर लिया था, संडे से पहले उसने क्या कर लिया था। हाँ ठीक है। इसके बाद क्या करा, इन द लास्ट 40 पेज ऑफ द बुक ऑन द मॉर्निंग मंडे, जो उसके लास्ट 40 पेज है उसने मंडे को पढ़े हैं। तो 300 में से 200 तो पहले पढ़ चुका था और 40 बाद में पढ़ा, तो बचे कितने 60। वो 60 कब पढ़ा होगा, संडे को। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, संडे को कितना पढ़ा होगा। संडे से पहले जो पढ़ा वो पता चला, आने वाले मंडे को जो पढ़ा वो दे दिया, तो दोनों मिला के कर सकते हैं आंसर ना। फिर चलिए आ गया ब्लड लेसन। तन्या रिलेटेड टू फोटोग्राफ, जल्दी बताओ। बोलो। हाँ सही बोल रहे हैं। आंसर बताइए तब से बात करेंगे, पता बाद में करेंगे। हमें डाटा से किसने बताइए कौन सा डाटा से हम आंसर तक पहुंचेंगे। चलो एक ऑप्शन मैं और हटा देता हूँ, एक ऑप्शन मैं हटा देता हूँ बस। अब इन दोनों में से बता दो बेटा कौन सा होगा। ई। अच्छा आप लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि हम इससे आंसर तक पहुंच पाएंगे। अब देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे। इस क्वेश्चन को मैं करके दिखा देता हूँ। हालांकि डाटा से किसी भी क्वेश्चन किया नहीं जाता है, सिर्फ हम देखते हैं कि डाटा पहुंचने के लिए हम वहां तक हमारा वे तैयार है कि नहीं है। देखो ए मैन इन द फोटोग्राफ, एक काम करता हूँ भाई, देखो यहाँ पे ना एक फोटोग्राफ बना, फोटोग्राफ क्या है, हाउ इज तान्या रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। ये फोटो में ना एक आदमी का चेहरा यहाँ पर है, इससे उसका रिलेशन पता करना है। अब देखो क्या हो रहा है, सर द मैन इन द फोटोग्राफ हैज नो ब्रदर नो सिस्टर। नो ब्रदर का मतलब रिश्ता खत्म, नो सिस्टर का मतलब रिश्ता खत्म, ना इसका कोई भाई है ना इसकी कोई बहन है, इकलौता हो गया। नो ब्रदर नो सिस्टर का मतलब आप कहिए कि मेरा कोई भाई नहीं और मेरे कोई बहन नहीं, तो इसका मतलब आप अकेले ही हुए ना अपने माँ बाप के। अब देखो ठीक है आगे, एंड हिज फादर मतलब इसके पापा होंगे, यानी एक मैन है हिज फादर, इसके पापा यहाँ पर होंगे, पापा यहाँ पर हो गए। जो उसके पापा है वो क्या है, तान्या के ग्रैंड फादर है। अब इसके कोई भाई बहन तो नहीं, तो इसको दादा बोलने वाला कौन आएगा, इसके बच्चे ही तो आएंगे दादा बोलने के लिए। तो यहाँ पर कोई लड़की है जिसका नाम क्या है, तान्या। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि तान्या रिलेटेड टू द मैन, तान्या इस आदमी से किस प्रकार रिलेटेड है। बता रहा हूँ, वेट करो बताऊंगा। ठीक है, तान्या इससे किस प्रकार रिलेटेड है बताओ। तो हमें पता चला तान्या इसकी क्या लगेगी, बेटी लगेगी। हो गया, सेकंड वाली से हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या कहना चाहते हैं। अब पुष्कर जी की बात सुनिए, पुष्कर जी कुछ कहना चाह रहे थे। पुष्कर जी आइए देखते हैं। मैन इज द फोटोग्राफ, देखो बेटा यहाँ पे उसका फोटोग्राफ बना लिया। मैन है आदमी है, ठीक है। इज ओनली सन ऑफ तान्या ग्रैंडफादर। अब देखो ये ना यहाँ पे तन्या के कौन है, दादा है। दादा का वनली सन का मतलब क्या होता है, बेटा तो है लेकिन इसकी बेटी हो सकती है कि नहीं हो सकती। एक शब्द यूज किया बेटा यहाँ पे वनली सन, अभी पहले भी जिक्र आया था, इससे पहले भी आया था। वनली सन में मैंने फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मैंने बोला था अगर कोई ये कहता है वनली सन तो वह लड़का होने की तो प्रोबेबिलिटी रखता है, लेकिन लड़कियां बस एक ही होगा, लेकिन लड़कियां भी हो सकती हैं उसके दादा के। अब तान्या इसकी भी बच्ची और इसकी भी बच्ची जो भी होगी, किसकी बच्ची हमें नहीं पता है, वो इसको तो ज्यादा ही बोलेगी ना। तो हमें इस आदमी से तान्या का रिलेशन कैसे पता चल पाएगा। आप इस बात को समझिए ना, मैं समझाता हूँ। ये आदमी कह रहा है कि देखो मेरा, मैं इकलौता लड़का हूँ, इकलौता लड़का हूँ, लड़का इकलौता हूँ लेकिन लड़की हो सकती है। मान लीजिए इसकी कोई बहन हुई तो इसके बच्चे होंगे, इसके बच्चे इसको क्या कहेंगे, इसको वेट,
इंग्लिश में ग्रैंडफादर ही कहा जाता है। तो अगर ये इसको ग्रैंडफादर कहेंगे तो ग्रैंडफादर का रिलेशन जो है ना वो दोनों तरफ से आ सकता है। ग्रैंडफादर का जो रिलेशन है वो दोनों तरफ से आ सकता है। तो अगर ये इसको ग्रैंडफादर करे तो इससे इसका रिलेशन डिफाइन नहीं हो पाया कि ये यहाँ से बोल रही है यहाँ से बोल रही है। तो इसको पापा बोलेगी या मामा बोलेगी, समझ में बात। और तू फादर या अंकल बोल सकती है ना, फादर या अंकल बोल सकती है ना, उसको तो हमेशा ग्रैंडफादर ही बोलेगी ना। तो फिर यही तो बात, इतनी छोटी सी बात, इसीलिए मैंने वनली सन आपको भी पहले ही बताया था। वनली सन, वनली डॉटर, वनली वन। अगर वनली वन बोल देता है इसी में तो एक क्वेश्चन फिर सही हो जाता है। वास्तव छोटी छोटी बातें ही तो है, इसमें कोई ऐसी तूफान तो नहीं कि आप नहीं सीख सकते हैं, बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इसको बनाते रहिए, देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस बार गलती नहीं करना है। देखो बेटा जल्दी से यहाँ पर देखो। Among P, V, B, E and D, who is the third from the top when the arrange the descending order ठीक है there? बताइए बताइए, रैंकिंग क्वेश्चन पढ़े हुए हैं आप लोग। ऐसा कोई टॉपिक है जो मैंने नहीं पढ़ाया आप लोगों को? तो फिर और आप लोग 21 क्वेश्चन कर चुके हैं। आंसर पर फोकस करिए, नहीं तो सारा पुस्तक भी के खाते में चला जाएगा। जो जैसे होते हैं ना पुष्कर जी वैसे सोचते हैं, ध्यान रखना। यूनिवर्सल ट्रूथ है पुष्कर जी, आपको टेंशन नहीं लेना है। थिंकिंग आप किसी की कैसे बदल सकते हैं पुष्कर जी? थिंकिंग से ही तो व्यक्तित्व का निर्माण होता है, थिंकिंग किसी की नहीं बदली जा सकती है। पुष्कर जी बताइए आप ही। देखो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर ए भी नहीं है। अरे यही बोल रहा था कि इसका आंसर यही है। आओ दिखाता हूँ कैसे। हाँ देखो सही कैसे, आओ देखते हैं। हो जाती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं। देखो इधर बीज हैवियर निंटे। अब इसमें देखो मैं क्या पता चला, ये भाई साहब जो बी है ना बेटा, हम लोग क्या करते हैं इस चीज़ को पढ़े थे रैंकिंग टेस्ट में कि जो हैवी होगा हम उसको ऊपर रखेंगे और जो कम हैवी होगा उसको नीचे रख देंगे। ठीक है, तो बी इज हैवियर देन टी का मतलब हो गया बी टी से ऊपर है। अब कहाँ कितना ऊपर है मैं नहीं पता, लेकिन जब भी बी आएगा टी के ऊपर ही आएगा। एंड सी, बी इज हैवियर देन टी एंड सी, इसका मतलब टी और सी कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर कहीं ना कहीं भी आएगा। एंड लेस हैवियर देन भी, अब देखो एंड शब्द किसके लिए आएगा? बी के लिए आएगा, फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। तो लेस हैवियर बी का मतलब भी सबसे ऊपर चला गया। हु इज नॉट द हैवीएस्ट, यानी हैवीएस्ट ये नहीं है तो हैवीएस्ट कोई ना कोई और होगा। हैवीएस्ट देखो ये हु इज भी हैवीएस्ट नहीं है, तो हैवीएस्ट कोई ना कोई तो होगा। एक दो तीन चार नाम आ गया, बताओ पांचवा नाम कौन सा बचा? इसमें देखो पांचवा नंबर कौन सा बचा, किसका नाम अब तक नहीं लिया है? ई। तो सबसे हैवी कौन हो गया? ई। क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो इसमें क्या पूछा है, हु इज द थर्ड फ्रॉम द टॉप। अब बताओ थर्ड फ्रॉम द टॉप कौन होगा? पहला, दूसरा और तीसरा, कौन टॉप होगा? थर्ड। थर्ड से तीसरा कौन होगा? भाई सबसे ज्यादा, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो इसमें क्या हम तीसरे नंबर पर क्लियर कट पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं? इन दोनों में आगे पीछे तो हो ही सकता है ना, टी और जी में तो कोई भी ऊपर नीचे जा सकता है। हमसे यही तो पूछा गया कि ऊपर से तीसरा कौन है। तो सबसे हैवी ये नहीं है, मतलब सबसे हैवी तो ये चला जाएगा। ये हमेशा इससे बड़ा होगा, ये इससे हैवी होगा, ये दोनों एक दूसरे से हैवी ही है। इन दोनों में कोई भी हो सकता है इसके क्रम, लेकिन हम इनसे तो मतलब इन्हीं में तो तीसरा चाहिए, तीसरा नंबर पर कौन आएगा हमेशा? इनमें से किसी का भी चौथा और पांचवा नंबर होगा। तो बताओ हम पहले से आंसर दे सकते थे कि नहीं दे सकते? इसलिए इसका आंसर वन सही होगा। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट। अब देखो आगे ना कोडिंग की कोडिंग, यही सब टॉपिक है यार, तीन चार टॉपिक है जो बार बार घूम फिर के आएंगे। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो। तभी तो गलत हुआ।
जब फोन लगे रहोगे ना तो यही सब होगा। आप लोगों को दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इसको उधर ले जाना पड़ेगा। इसको कैसे करते हैं अब जरा बताओगे तुम लोग बच्चों? यहाँ ऑनलाइन? हाँ, ये अब ठीक है ना, इतना में आ जाएगा ना? ठीक है, थोड़े से इधर कर देते ना, जो लोग इधर साइड में उनको दिखाई देगा। अब ठीक है। अरे वो तो हो गया, समझ गए। इधर थोड़ा तो हो गया, थोड़ा इधर हो गया, अब दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए तो बनाइए फिर। कहाँ तक थे हम लोग? ये वाला क्वेश्चन नंबर 23 ना? हाँ, अब ठीक है। चलो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ फिर। बी लॉक कर दो, बी। डी ना? बताओ डी क्यों? क्यों आंसर नहीं आ रहा है? कर रहा है कि ओनली बॉय प्ले फुटबॉल। क्यों? सुनो तो सही, केवल सुनो तो सही। ओनली बॉय प्ले फुटबॉल मतलब अगर मैदान में खेलने वाले जो है वो लड़के ही हैं। दूसरा कह रहा है कि देयर आर द 40 बॉय एंड 30 गर्ल इन ए क्लास। एक क्लास में 40 बॉय है और 30 गर्ल है, तो ये लग रहा होगा आप लोगों की 40 बॉय खेल रहे होंगे, तभी तो आप लोगों ने ई पे टिक करवाया था। लेकिन 40 बॉय है, लेकिन 40 बॉय में से जैसे मैदान में खेल वाले लड़के हैं, लेकिन सारे लड़के खेलने कहीं नहीं दिया गया है। वनली बॉय कब ऑल बॉय नहीं लिखा है? वनली बॉय खेलने वाले लड़के हैं, वनली बॉय। अंतर समझ में आएगा? जो खेल रहे हैं वो सब मैदान में लड़के खेल रहे हैं, लेकिन सारे लड़के खेल रहे हैं नहीं दिया गया है। यहाँ पे नहीं लिखा गया कि ऑल बॉय प्ले फुटबॉल। भाई बस इसीलिए इस दोनों को मिला के भी हम ये बात नहीं पता कर पाएंगे कि फुटबॉल खेलने वाले बच्चे कितने हैं, इसीलिए। चलिए जल्दी जल्दी करिए, मैं 100 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करना है। डाटा सफिशिएंसी करने से ना बेटा आप लोगों का पूरा रीजनिंग जो है एकदम अच्छा हो जाएगा। मैंने 100 बोला, इन्होंने बोला 50। उसका जो बोल रहे थे 50 बोलते हम 25 में पास कर जाएंगे। 24 हो गया, बस एक करवा दो, काम खत्म करो। हु इज द सीट पार्टनर इन द गेम ऑफ कार्ड इन्वॉल्विंग 4 प्लेयर्स ABCD? 4 प्लेयर हैं, सी का पार्टनर कौन हो सकता है? अब देखो डी तो हो नहीं सकता,
क्योंकि पार्टनर्स रूल जानते हो क्या होता है, अपोजिट होते हैं ना, अपोजिट। हाँ क्या बोला आपने, क्यों पहले से नहीं पता चला क्या? देखो जब बी के अपोजिट में ए बैठा है, सी का पूछ रहा है ना, तो हमेशा पेयर ऐसे होता है, एक पेयर दूसरा पेयर, तो अगर हम एक पेयर पता कर लेंगे दूसरा नहीं पता चल जाएगा। अब डी के पेयर में ए है और वहाँ पे नाम ABCD दिया है, तो हम पता नहीं करेंगे सी के पेयर में कौन होगा। भाई डी का पार्टनर अगर ए हो गया, पार्टनर ऐसे बनते हैं ना, अपोजिट जो बैठेगा ना इसमें हमेशा, जो ताश के गेम में कभी आसपास नहीं बैठाते हैं, देखते नहीं दूसरे पत्ते, हमेशा अपोजिट ही बैठाते हैं, ये कार्ड का रूल होगा। जब आपको पढ़ाए होंगे ना प्रोबेबिलिटी, तो जरूर इसका जिक्र किए होंगे, किए थे कि नहीं किए थे? छुट्टी मार गई थी क्या? परमुटेशन पढ़ा है, कॉम्बिनेशन पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी पढ़ा है। वीडियो देखिए, वीडियो तो देखते नहीं है फिर ऑनलाइन क्लास क्या लेंगी? तो बताओ, अब देखो पब ये तो हो जाएगा, रुको एक मिनट, पहले से तो हो गया, लेकिन हम और चेक करते हैं। बी इज सिटिंग राइट ऑफ ए, अब ध्यान सुनो, बी जो है वो ए के राइट में बैठा हुआ है, यानी बी और ए पार्टनर तो हो नहीं सकते हैं। एंड लेफ्ट ऑफ डी, यहाँ से बता देंगे। अब आप लोगों को क्या लग रहा है आंसर क्या होगा, बोलो भाई, कर दे ला, कोई डाउट तो नहीं है? देखो पहला वाला तो 100% है, दूसरे वाले में कोई डाउट तो नहीं है, इसका आंसर जब हमें लेफ्ट राइट का पता चल जाएगा तो कोई हम आप पता कर लेंगे। जो लेफ्ट और राइट है ना, एक व्यक्ति के लेफ्ट राइट वो दोनों आपस में पार्टनर बन गए, तो जो बचा है वो सामने वाला का क्या हो जाएगा, पार्टनर हो जाएगा। यही सब तो छोटी छोटी चीजें हैं। अगला क्वेश्चन बताइए। क्या लग रहा है आप लोगों को, लॉक कर दूं, कन्फर्म है? उसमें कोई स्ट्रेस नहीं दिया है क्या? क्या देखिए करती, कितने वाले पेज चलूँ, 5 नंबर पे? आगे देखिए, आगे बढ़ने का रास्ता, पीछे हटने का रास्ता नहीं है। नहीं बेटा, ये क्या देखना चाहती हैं आप इसमें? इसका ये देखिए, ठीक है, वापस आ जाए। चलिए, बनाइए बनाइए, बताइए नंदिनी से कैसे रिलेटेड है सुलेखा। लॉक कर दूं? इसमें क्या दिक्कत है? क्वेश्चन पूछा गया है कि रितेश रिटायर फ्रॉम ऑफिस एक्स इन जनवरी 2006। कोई रितेश है जो अपने ऑफिस रिटायर हो गया, आप जॉब करेंगे कभी न कभी रिटायरमेंट तो लेंगे कि नहीं लेंगे, ये जॉब ही करते रहेंगे मरने तक, ठीक है, विथ फुल पेंशन बेनिफिट, ठीक है, उसको पूरा पेंशन बेनिफिट मिलता है। अब देखो क्या पूछा गया है, रितेश विल कंप्लीट 30 ईयर्स ऑफ, क्या पूछा गया है, ठीक है, रितेश विल कंप्लीट 30 ईयर्स ऑफ सर्विस
इन ऑफिस एक्स इन अप्रैल 2000 एंड डिजायर टू रिटायर। ठीक है भैया, ठीक है, 30 साल पूरा किया था। तीस साल होना चाहिए और क्या है, एंड अटेन एज ऑफ 60। बताइए भाई, नहीं पता चला? क्वेश्चन ये था कि क्या रितेश को हम 2006 में रिटायर कर दें। तो इसमें हमारे पास जो रीजन्स है कि वो कह रहा है कि रितेश ने अपना 30 साल सर्विस का पूरा कब किया है, ऑफिस एक्स इन अप्रैल 2000 में। वो 2000 में जो है, सन 2000 में वह 30 साल पूरा कर चुका है और वो इच्छा रखता है कि अब उसे रिटायरमेंट मिल जाना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, रिटायरमेंट आपके चाहने से नहीं होगा, रिटायरमेंट जब सामने वाला रिटायर करेगा तभी रिटायरमेंट होगा। आई बात समझ में आपको? आप जॉब छोड़ दीजिए, अलग बात है, रिटायरमेंट एक अलग चीज होती है। छोड़ दीजिए, जब चाहे तब आप तो अपनी मर्जी के तो सभी लोग मालिक हैं ना। तो कब करेगा? 2000 में करेगा ना, और यहाँ 2006 की बात हो रही है। एज पर ऑफिस एक्ट, ऑफिस का रूल सुन लो पहले क्या है। अब सुनो ध्यान से, ऑफिस का रूल क्या है। ऑफिस का रूल क्या है? अरे आप ही सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं, फिर आप ही बोलेंगे कि आपको डांट पड़ता है। इधर बात कर लीजिए इनसे, कल से ना आप लोग दोनों दूर दूर बैठेंगे। पूजा जी आप इस चीज़ का ध्यान देंगे। ठीक है, कुछ लोगों के साथ आपको नहीं बैठना है, कुछ लोग आपको बार बार डिस्टर्ब करेंगे और आपकी पढ़ाई और आपका करियर बाधित हो सकता है। देखिए इधर, एज पर ऑफिस एक्ट रूल क्या कहता है, एन एम्प्लॉय हैज कंप्लीट मिनिमम 30 ईयर्स, अगर आप मिनिमम 30 ईयर पूरा कर चुके हैं आप सर्विस, एंड अटेन एज ऑफ 60, अगर आपने 60 साल आप हो चुके हैं और आप जो है 30 साल पूरा कर चुके हैं। ठीक, ये इसमें दिया गया रूल है। इसके बाद रितेश हैज 3 ईयर्स टू कंप्लीट एज ऑफ 60, उसने 3 साल हो गए अपने 60 साल की एज को पूरा किए। तो बताओ, क्या हम दूसरे से आंसर तक पहुंचेंगे, पहले से पहुंचेंगे, दोनों मिला के पहुंचेंगे, कैसे जाएंगे? बताइए, आप तो बहुत डिस्कस कर रहे थे, बोलिए, आप ही बोलिए। क्या? तुम बोलो बेटा। अच्छा, दोनों से, दोनों मिला के। क्या कहना चाहते हैं आप? पुष्कर जी की बात सहमत है कि नहीं है? हो जाएंगे, हो गए, हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा बताओ दोनों से क्यों हुआ, दोनों की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि देखो एक्चुअली में क्या है ना बेटा, यहाँ पे ये कह रहा है कि वो 2006 में क्या रिटायर होंगे, और यहाँ पे पहले ही पता चला गया कि सन 2000 में 30 साल का तो हो ही चुका है। तो केवल 30 साल का होने से हमें रूल तो पता नहीं था। रूल हमें कौन लेके आता है? सेकंड वाला, सेकंड वाला। और इसने साथ साथ ये भी बताया कि उसका एज जो है 60 साल पूरा हो चुका है। तो एज की जानकारी और रूल की जानकारी में सेकंड इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और जो है 30 साल पूरा करने की इन्फॉर्मेशन हमें पहला दे रहा है। इसलिए हम इस चीज़ को दोनों को मिला के ही हम लोग इसको हम क्या कर सकते हैं, हुँ? दोनों से पता लगा सकते हैं कि हाँ उनको चार्ज दे देनी चाहिए। यही रूल होता है ना। देखिए, व्हाट इज द कोड ऑफ आर इन द कोड लैंग्वेज, बताओ भाई। ये तो पहले भी आया ना ऐसा क्वेश्चन। ये तो आप लोग पढ़े हैं, बताइए जरूर। देखो हमें आर का पता करना है। देखो आर इसमें है, आगे वाले में आर नहीं है, और यहाँ पे भी आर नहीं है, तो इसमें से आर होने से अब हमें राइट और रॉन्ग का पता चल जाए।
तो राइट देखो इन दोनों में है, पहले वाले में और दूसरे वाले में, तो राइट हम पता कर लेंगे, और रॉन्ग वाला हम दोनों में है तो रॉन्ग की पता कर सकते हैं हम। तो इसका मतलब हम राइट और रॉन्ग का अगर पता करेंगे तो आर का भी पता कर लेंगे, यानी पहले से तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। नहीं दिखाई दिया? आर का तो हम डायरेक्ट नहीं पकड़ पाए, लेकिन राइट दो जगह कॉमन आने से राइट का पता चल गया, रॉन्ग दो जगह पहले और तीसरे में आने से रॉन्ग का पता चल गया। देखो ये कोड है, ये वर्ड है, ये कोड है, ये वर्ड है, ये कोड है, ये वर्ड है। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अब अगर यहाँ पर इसमें देखो, इससे हम पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो पहले देखो यहाँ पर राइट, यहाँ पर जो है आर का कोई जिक्र नहीं है, इसमें देखो हाँ दैट दिस आर दैट है, और इसमें भी जो है दिस का है। तो अगर हम दिस का पता कर लें और अगर हम दैट का यहाँ से पता कर लें, दूसरे से भी पता कर लेंगे, क्योंकि दिस और दैट की वजह से हम पता कर सकते हैं, दिस और दैट कॉमन है। तो आर का तो बताओ क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है कैसे पता चल रहा है? अब ये सब जो आप लोगों ने मेहनत की ना, कोडिंग डिकोडिंग में, ब्लड रिलेशन में, डायरेक्शन टेस्ट में, ठीक है, ये सिटिंग अरेंजमेंट में, रैंकिंग टेस्ट में, तो वो सब चीज से यहाँ पर क्वेश्चन जनरेट हुआ है। डाटा सेट यही है कि दिए गए क्वेश्चन का हम आंसर नहीं निकालना है, हम आंसर कहाँ निकाले कि यार का क्या है, बस हमें देखना है कि लॉजिकली हम आंसर तक पहुंच पाते कि नहीं पहुंच पाते हैं। चलिए बताइए जल्दी से। बताओ सबसे यंगेस्ट कौन है? यंगेस्ट का मतलब सबसे छोटा कौन है इसमें? ठीक है, और यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन दिया है, मदन इज एल्डर देन, अच्छा कमल ऊपर चला गया, और कमल और शरद हो गया, ठीक है, शरद इज यंगर देन अरविंद, ठीक है, ठीक है। बताओ जल्दी बताओ मोनिका जी, क्या लग रहा है? तो रैंकिंग टेस्ट तो पढ़ाई है ना, तो बताओ जल्दी से। जो टाइम लगा रहे हैं आप लोग यही सही नहीं है। क्या करें, तुक्का नहीं लगा रहे हैं? तुक्का तो बहुत कमाल की चीज होता है। एमटीएस का एग्जाम दिए थे? तुक्के से करके आए थे, नाम नहीं आया, इसलिए तुक्का के चक्कर में पड़िए, बनाइए बकायदा। देखिए एक्चुअल में मैं इस क्वेश्चन को बना दे रहा हूँ, आप लोगों का कंफ्यूजन मैं दूर कर दे रहा था। कोई बात नहीं है। देखो एग्जाम दोगे तभी फेल या पास होगे, एग्जाम देना एक प्रोसेस है, फेल पास होना बताता है कि अभी आपकी तैयारी पूरी हुई या नहीं हुई, बस इतना ही है, उसको ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। जीवन बहुत बड़ा है, एक व्यक्ति अपने जीवन में इतना कुछ काम कर सकता है जिसको कोई सोच भी नहीं सकता, इसीलिए लाइफ के चैलेंजेस आते रहेंगे, आपको एकदम शालीनता बना के अपना काम करते रहना। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई ना मदन है, देखो ये कोई मदन है, मदन क्या कर रहा है कि मैं क्या हूँ, एल्डर, मैंने बड़ा हूँ, किससे बड़ा हूँ? कमल से। एंड ये दूसरा कोई है, अभी आ गया कौन? शरद हो गया। शरद क्या रहा, मैं छोटा हूँ, किससे छोटा हूँ? अरविंद से। अच्छा बताओ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटा कौन है, तो मुझे पता है कि इन दोनों में से कोई एक छोटा है, अगर इनमें कहीं भी ऑर्डर बन जाएगा तो मैं सबसे छोटे तक पहुंच जाऊंगा। तो हमारे पास जो सेकेंड है, अरविंद इज यंगर देन कमल, तो अरविंद कहाँ है? ये, और ये क्या है, इसके नीचे आना चाहता है, तो अगर हम अरविंद को इसके नीचे लगा देंगे, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? बस काम खत्म हो गया। लेकिन अगर हम इसको देखें पहले वाले, आप सोचेंगे पहले वाले में तो नहीं बना, क्योंकि देखो शरद इज यंगर देन मदन, तो अब शरद इज यंगर देन मदन में अगर शरद मदर से यंगर है, छोटा है, तो मदन से छोटा, तो ये इन दोनों में कंफ्लिक्ट हो गया, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होगा, क्योंकि दो यंगर आ गए ना, फिर मदन से पहले ही ये यंगर है और मदन से फिर यहाँ भी आ गया, तो कैसे होगा फिर? आई बात समझ, इसलिए हमारा सेकेंड आंसर ही सही है। समझ में आई बात आप लोगों की? मैं ही समझ रहा हूँ। खुशी, आंसर बताओ, जल्दी बताना है लेकिन।
ऐसा क्वेश्चन कराए होंगे जब तुमने पढ़ाए होंगे। एक को याद है कि हम इतने से इतने के बीच में हैं, दूसरे को याद है जो कॉमन वैल्यू होगा वही 18 को पैदा हुआ है। पता चल रहा है ना? 15 को नहीं हो सकता, 16 को नहीं हो सकता, 17 को नहीं हो सकता, 19 को नहीं हो सकता, 20 को नहीं हो सकता, किसको होगा? अब देखो कैसे पता चल गया। कितना टाइम में तो हम एकदम राइट आंसर पहुंच जाएंगे। डाटा से देखो ये क्या कर रहा है, तो उसकी मम्मी को क्या याद है कि वो 19 और 15, तो देखो 15 काट देना और 19 काट देना। अब इसके बीच में जो है ना बेटा, वही आंसर हो सकता है। कौन कौन सा इसके बीच बचा? 16 हो सकता है, 17 हो सकता है और 18 हो सकता है। अब देखो दूसरा व्यक्ति आता है, वो क्या कहता है, उसकी बात सुन लो। अब ये पहले से नहीं पता चला, लेकिन दूसरे में क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि 17 और 20, तो 17 को काट देना। हाँ 17 और 12 को काट देना, तो 17 और 12 को काट दोगे तो 16 अपने आप कट जाएगा। नहीं 17 और 12 के बीच में, तो 17 को कट कर देना और 12 को कट कर देना। अब इनके बीच में जो कॉमन वैल्यू होगा उसी में होगा उसका, 18 नहीं होगा, 16 को हो जाएगा। ठीक है, तो 12 की जगह पर 20 कर लिया। बात समझ में? इसने कहा कि इसके बीच में हुआ है, इसने कहा कि इसके बीच में हुआ, दोनों की बातों को सही रखना है। बिटवीन में दोनों चीज नहीं लेते हैं, लेकिन उनके बीच की वैल्यू लेते हैं। ये चीज होती है, ये सारा कुछ होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रन देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।